अगर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आप अपना ध्यान बिल्कुल यहाँ वहां भटकाने की कोशिश मत करिए। तो आपको जो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये पिक्चर्स आपको बहुत कुछ क्लियर करने वाले, बस आपको यहाँ पे ध्यान देने की। आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो आपका प्योर लिक्विड है, ध्यान सुनो, जो आपका प्योर लिक्विड है वो पॉइंट बी पे आके क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडियो प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का छठवां पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और छठवें पार्ट में बच्चा हम देखने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो और ये टॉपिक्स जो बच्चा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर थियरी 2-3 मार्क्स के लिए जरूर आते हैं। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखने वाले, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आप अपना ध्यान बिल्कुल यहां वहां भटकाने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो आप मेरे वीडियोस को बहुत ही दिल से देखिए, बहुत ही प्यार से देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही प्यार से देखा तो आपको ये सारा टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आएगा ही आएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं अपने इस यूनिक कंसेप्ट को, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पार्ट किसका है, तो हमने स्टार्ट किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसी के अंदर का ये तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। और इस टॉपिक को हम बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टॉपिक्स, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। एक्चुअली हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में किस तरीके के डिप्रेशन आ सकते हैं। डिप्रेशन मतलब गिरना होता है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते इस टॉपिक को बच्चों, लेकिन मैं आपसे बहुत ही प्यारा सा एक क्या बोलते हैं प्रार्थना कर सकता हूं कि प्लीज आप जो भी है, तो बच्चों मैं आपको एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। यस, स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज दैट कि ये आप जो आपको जो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये पिक्चर्स आपको बहुत कुछ क्लियर करने वाले, बस आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो बच्चा, मेरे पास एक बीकर है और इसमें मैंने प्योर वाटर लिया है। प्योर वाटर मतलब इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बस वाटर है। और मेरे पास एक दूसरा बीकर है जिसमें मैंने सॉल्ट प्लस वाटर डाला हुआ है। तो हम समझेंगे एग्जैक्टली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होता है। ओके ध्यान से सुनना बच्चा। देखो अगर मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा प्योर वाटर है, अगर मैं इसको फ्रीज करता हूं तो बच्चा क्या होने वाला है बताओ मुझे। यस, आप सभी को पता होगा क्या होने वाला है। यस, तो अगर मैं इसको फ्रीज करता हूं सो व्हाट विल हैपन, ये 0 डिग्री पे ना फ्रीज हो जाएगा। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा बच्चा, यस 0 डिग्री पे सर ये फ्रीज हो जाएगा। लेकिन बच्चा मैंने जिसमें सॉल्ट वाटर डाला है ना, मतलब सॉल्ट और वाटर दोनों मिक्स किया, ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है। और इस सोल्यूशन को अगर मैं फ्रीज करने जाऊं ना बच्चा, तो हो सकता है ये -2 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो। मतलब यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है। ये तो 0 डिग्री पे तो फ्रीज हो गया, लेकिन ये और ज्यादा गिर के फ्रीज हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन समझते हो, तो ध्यान से देखना बच्चा। जो आप प्योर वाटर ले रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें कोई सल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं है, और सॉल्यूशंस में आपका वाटर और एक सल्यूट पार्टिकल्स ऐड है, दैट इज योर सॉल्ट, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, आपने इसमें सल्यूट पार्टिकल्स ऐड किया है, तो ये सल्यूट पार्टिकल्स क्या करता है, जो आपका सॉल्वेंट है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को सेपरेट करता है। मतलब कोई भी चीज फ्रीज क्यों होती है बताओ, कोई भी चीज फ्रीज क्यों होती है, फ्रीज इसलिए होती है क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं बच्चा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होता है कि जब आपका लिक्विड बच्चा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एट दैट टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर वाटर के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, ठीक है, दैट्स व्हाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे आ जा रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता है। दैट्स व्हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छा करने के लिए, ज्यादा पास लाने के लिए हमें और इस सॉल्यूशंस को फ्रीज करना पड़ता है। इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा प्योर वाटर होता है बच्चा, वो जल्दी से फ्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू हमारे सॉल्यूशंस के। उसका फ्रीजिंग पॉइंट्स और ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, ये गिराना पड़ेगा उसके टेम्परेचर्स को। आई थिंक सारे बच्चों को इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ये जल्दी फ्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन
इसके फ्रीजिंग पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ रहा है, ये और ज्यादा गिराना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। आप लोगों को ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे समझ में आ रहेगा। चलो फटाफट हम कुछ पॉइंट्स देख लेते बच्चा। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, जहां पे लिक्विड का सॉलिड कन्वर्जन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, यस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, the general experimental observation is that the freezing point of the solvent is lowered by dissolving a non-volatile solutes in it। अगर हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर बच्चा कोई सल्यूट ऐड कर दिया, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट्स और कम होने वाला है, और ज्यादा गिरने वाला है, तब जाके वो फ्रीज होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। Thus, the freezing points of the solution containing non-volatile solute is lower than that of pure solvent। इसीलिए जो हमारा solutions होता है उसका freezing points और कम होता है as compared to हमारे pure water में, जिसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, उसका freezing point ज्यादा होगा, और सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होगा बच्चा, एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। इफ डेल्टा टी एफ, मतलब ये प्योर होता है, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द टीएफ दैट इज सोल्यूशन है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट डिसॉल्व। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये हमारा क्या है, डेल्टा टीएफ प्योर है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये क्या पता है, डेल्टा, अरे सॉरी, टी एफ। ठीक है, दैट इज अवर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये प्योर है, प्योर को आपको पता होगा बार बार नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूशंस को टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट्स बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको फ्रीज करना पड़ेगा तब जाके उसको फ्रीजिंग पॉइंट्स पे पहुंचेगा, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब जो फ्रीजिंग पॉइंट्स अगर मैं आपको दिखाने जाऊं, तो अगर मैं एक साइन कन्वेंशंस लगाने जाऊं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो अगर मैं दिखाने जाऊं तो जो आपका डेल्टा टीएफ नॉट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू तुम्हें डेल्टा टीएफ के। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, तो देखो मान लो ये 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री के इधर जाओगे तो -1 होता है। ठीक है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है, ये और छोटा होता है, ये और छोटा होता है। तो अगर कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रही है, फ्रीज हो रही है, मतलब वो ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू -2 वाला, -2 तो क्या है, और छोटा है। ठीक है, इसलिए देखो मैंने लिखा है कि डेल्टा टीएफ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू तुम्हारे सॉल्यूशंस के। ठीक है, अब चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे पता करोगे, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, देखो जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो उसको हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ किसी चीज का डेल्टा टीएफ फिर कुछ भी निकालना रहता है तो हायर माइनस लोअर करते हैं। बताओ किसका ज्यादा होता है, यस डेल्टा टीएफ का क्या होता है, ज्यादा होता है, माइनस डेल्टा टीएफ। टीएफ नॉट का क्या होता है, ज्यादा होता है, माइनस डेल्टा टीएफ। यही तो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई रहेंगी, सबको समझ में आया। क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चा हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और ग्राफ की नहीं, हाँ एक ग्राफ की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो बच्चा ये जो टॉपिक है ना, अगर आपने सीख लिया ना तो बच्चा ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग कई बार पूछा गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोअरिंग वेपर प्रेशर। चलो देखते हैं, पहले देखो ये रहा ये ग्राफ। ये ग्राफ तो पहले बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखो, पहले देखो ग्राफ किसके किसके अगेंस्ट प्लॉट किया गया, यस मुझे फटाफट बताओ, टेम्परेचर अगेंस्ट वेपर प्रेशर। अब ध्यान सुना, ग्राफ तो टेम्परेचर अगेंस्ट वेपर प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, जैसे देखो आपका जो बीडी है, बीडी है क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है। बीडी जो है आपका वो लिक्विड सॉल्वेंट है जो मैंने अलग बीकर में लिया था, और ईएफ, ईएफ आपका क्या है, एक सोल्यूशन है। और एसी, एसी, एसी आपका क्या है, सॉरी एबी, एबी आपका क्या है, यस एबी आपका सॉलिड सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट मतलब ये एक टेम्परेचर्स को बताएगा जहां पे आपका लिक्विड सॉलिडिफाई होगा। चलो देखो यहाँ पे देखो, अब ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका सीडी सॉल्वेंट है ये इसी पॉइंट, मतलब अगर मैं इसका टेम्परेचर गिराऊं तो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, फ्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, फ्रीज होने। ये आपका सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट देखूं जो हमारा ईएफ है, तो अगर मैं इसके टेम्परेचर को ड्रॉप करता हूं, लाइक ये 40 डिग्री पे तो 10 किया, 5 किया, 2 किया, फिर 0 आ गया, 0 से -1 -2, तब ये देखो कहां आ रहा है, ये सॉलिड के वेपर के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इक्वल आ रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, ई पे, ई पे, ई पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, तब जाके इस सॉल्यूशंस का क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो आपका प्योर लिक्विड है, ध्यान सुनो, जो आपका प्योर लिक्विड है वो पॉइंट बी पे आके क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है।
लेकिन जो आपका सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर मुझे और गिराना पड़ रहा है। ये देखो यहां पे लाके फिर क्या करना पड़ा, इसको सॉलिडिफाई करना पड़ा। जैसे मान लो, अगर मान लो इसका है 1 है, इसका है 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है और इसका क्या है 6 है। ठीक है, ध्यान सुनना, 6 है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो 6 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ई पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है और यहाँ पे कितना है 5। मतलब सॉल्यूशंस वाले को और ज्यादा डिप्रेशन करना पड़ रहा है, मतलब सॉल्यूशंस को और ज्यादा फ्रीज करना पड़ रहा है, तब जाके वो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, रीच कर रहा है। क्या कर रहा है, रीच कर रहा है। तो बेसिकली ये चार्ट जो हमें यही चीजें क्या कर रहा है, यही चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सॉल्वेंट है ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जा रहा है, पर जो सोल्यूशन है उसको फ्रीजिंग होने के लिए थोड़ा सा सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर इसका ड्रॉप कराना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, फ्रीज होगा। ए बी आपकी सॉलिड की लाइन है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे अगर कोई आ जाए तो वो फ्रीज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। चलो फटाफट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे द ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। यस, सही बताया था। द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व्स लाइन, एक ए बी आपका क्या है, यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, सी डी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड EF वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, अगला पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन द सॉलिड। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने सॉल्यूट्स लिया है, जो आपने सॉल्यूट्स लिया है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जिसमें आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, यस, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जब आपने सॉल्वेंट उसमें डाला है तो आपको ये पॉइंट नोट करना है कि आपका सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता है, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता है जब वो सॉलिड सॉल्वेंट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जब वो सॉलिड सॉल्वेंट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मतलब सॉल्यूशन जैसे आपका सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूशन जैसे सॉलिड बनेगा, उस सॉल्यूट्स कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा उसमें फ्रीज होने में। ठीक है, वो ऑलरेडी सॉलिड में ही होता है। चलो अगला पॉइंट है हमारा कि द कर्व्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट बी वेयर द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ द वेपर सॉल्वेंट्स आर इन इक्विलिब्रियम। आपको क्या दिख रहा है, ए बी और सी डी पॉइंट बी पे क्या हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये आपका प्योर है, ये आपका क्या है, डेल्टा टी एफ नॉट, मतलब प्योर वाले का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट एट पॉइंट बी। सिमिलरली जो पॉइंट आपका ई है, ये देखो पॉइंट ई है, ये किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और ई एफ पॉइंट ई, और ई आपका क्या है, यस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यही सब तो आपको नॉर्मल पॉइंट यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एंड लास्ट पॉइंट, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, लास्ट पॉइंट तो नहीं है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस TF इज लोअर देन दैट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ TF नॉट। आप देख रहे हो TF का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम आता है एज कंपेयर टू योर TF नॉट के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे कि एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड the attractive forces among the molecules are large enough to cause the change of the phase from liquid to solid। ठीक है, जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं, फिर उसको फ्रीज करते हो, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, दैट्स व्हाई वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ऐड किए हो, अब दो लोग के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो वो जल्दी चिपक पाएंगे क्या, नहीं चिपक पाएंगे। दैट्स व्हाई जो सॉल्यूशन होता है उसमें अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, दैट्स व्हाई वो जल्दी फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ने उसमें ऐड कर दिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। वही आपका 9वें पॉइंट में लिखा हुआ है। एंड हेंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज कंपेयर टू व्हाट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशंस क्या होता है, आपको पता होगा कि एक मिनट, जो आपका डेल्टा टीएफ होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू तुम्हारे सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। तो सबका कंक्लूजन अगर मैं यहाँ पे बताऊं बच्चा, तो जो आपके प्योर लिक्विड होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, तो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन आपका जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, यस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर बीच में आ गया तो दोनों को रोक देता है, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं होने देता है, दैट्स व्हाई इसको ज्यादा फ्रीज करना पड़ता है इनको आपस में जोड़ने के लिए। चलो, कभी भी सॉल्यूट का फ्रीजिंग नहीं होता है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। तो सारे बच्चों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया है थ्रू ग्राफ, जो मैंने एक्सप्लेन किया वेपर प्रेशर लोअरिंग के हिसाब से। चलो, वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं ना बच्चा। तो हमारा अगला टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट्स
डिप्रेशन क्या सॉल्यूट के हिसाब से चेंज होगा, देखते हैं। तो पहले तो एक मैं आपको डेफिनेशंस कराता हूं, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, freezing point depression is directly proportional to freezing point depression is directly proportional to molality of the solution। क्या होता है, molality of solution, ठीक है। चलो लिखते हैं, क्या था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चा मैं इसको चाहूं तो बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल्स टू के टर्म में, और इसको कांस्टेंट के एफ फ्रीजिंग पॉइंट, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट इनटू एम। अब आपको यहाँ पे सारा डेटा देना पड़ेगा कि डेल्टा टीएफ क्या है, यस डेल्टा टीएफ क्या है, स्मॉल एम क्या है, और के एफ क्या है। चलो मैं बताता हूं यहाँ पे, बस आपको ध्यान देना है बच्चा मेरी तरफ, मुझे देखना है, मुझे देखोगे तभी समझ में आएगा। चलो डेल्टा टीएफ क्या है, यस डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, प्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एम क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी, एंड के बी क्या है, देखो के बी एक तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको दो कांस्टेंट के नाम से जानते हो, और पहला कांस्टेंट के नाम से तो क्वेश्चंस भी आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, कायरोस्कोपिक, एक मिनट, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। और दूसरा वाला तो तुम लिख सकते हो, दूसरा वाला सबसे इजी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सबको समझ में आया, डेल्टा टीएफ क्या है, एम क्या है, एंड केएफ क्या है, यस। चलो अब यहाँ पे कुछ हम मानते हैं, जैसे अगर मैंने माना इफ मोलारिटी इज इक्वल्स टू 1, तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा बताओ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ, क्योंकि मोलारिटी की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 1 लीटर ले, 1 मोल ले लिया, 1 लीटर ले लिया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैं यूनिट्स की बात करता हूं, ध्यान सुनो, यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ केएफ, केएफ मतलब कैरोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ। केएफ क्या होता है, देखो केएफ क्या होगा, मैं अगर इसको भेज दूं इधर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय मोलालिटी। डेल्टा टीएफ आप इसको केल्विन में भी ले सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी, मोलालिटी मतलब स्मॉल है, मोलालिटी का यूनिट्स क्या होता है, यस केजी, केजी पर मोल, मोल पर केजी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सोच ही रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मोल पर केजी, पर केजी डालोगे तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स, ठीक है। अब इसको चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, शॉर्ट में कैसे लिखोगे, के मोल इनवर्स केजी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज द ओवरऑल रिलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। आप इसके यूनिट्स भी लर्न कर सकते हैं, यूनिट्स लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में यूनिट्स ही आ जाते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स का जो यूनिट्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ओके। क्लियर है, सबको समझ में आया, आई थिंक किसी को तो इसमें डाउट तो नहीं होगा, यस। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स की तरफ, ठीक है, यस। आगे देखते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, ध्यान से सुनो, जो आपका मोलर मास होता है ना बच्चा, देखो जो आपका मोलर मास होता है ना वो होता है एम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखना सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए मैं हमेशा वैल्यू 1 रखूंगा, और सॉल्यूट के लिए, ये पिछली बार भी बताया था, वैल्यू हमेशा 2 रखूंगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो M2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। चलो बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के हिसाब से हमें जो वैल्यू आई थी क्या आई थी, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू एम इंटू के बी, या फिर के बी इंटू एम, के एफ इंटू एम, के एफ इज योर कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ इंटू एम। एम क्या है, एम तुम्हारा क्या है, यस मोलालिटी। चलो अब अगर तुमने मोलालिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया तो तुम्हें ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो मोलालिटी क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, मोलालिटी, मोलालिटी
मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान सुनो, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट्स अपॉन मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी का लीटर में होता है, मोलालिटी का, पर मोलालिटी का किस में होता है, केजी में होता है। हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं है, क्या हमारे पास है मोल्स ऑफ सल्यूट, नहीं, तो हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। सपोज वी टेक suppose we prepare W2 gram of solute in W1 gram of solvent. Suppose we prepare a solution, ठीक है, यहां पे लिख लेना, क्या लिखोगे, solution. Suppose we prepare a solution, W2 gram of solute dissolve in W2 gram of solute dissolve in W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट हमें W1 ग्राम लेना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, यस, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलो इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। दूसरा में क्या फाइंड आउट करना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या फाइंड आउट करना, यस, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ध्यान से सुनना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमें फाइंड आउट करना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट था हमें ग्राम में दिया हुआ है, मास वन सॉल्वेंट ऐसे W1 ग्राम, तो इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, W1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम अपॉन केजी, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय 1000, और ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चा, यस, केजी में आ जाएगा। कोई चीज एकदम नीचे रहती है तो डायरेक्टली ऊपर चले जाती है, ठीक है, केजी में आ जाएगा। चलो अब हम फटाफट ना इन दोनों वैल्यू को पुट करते, क्या, मोल्स वाला और मास ऑफ सॉल्वेंट वाला, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे पुट करते, तो क्या मिल जाएगा हमें, बताओ। चलो पेज 2 लेता हूँ, पेज 2 लेता हूँ, ठीक है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 बाय M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज W1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। चलो ये कैसे हो जाएगा, W2 बाय M2 इंटू ऊपर 1000 चले जाएगा, जो नीचे रहता है डायरेक्टली ऊपर चले जाता है, इंटू W2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मोलालिटी। अब हमें पता था, क्या पता था, यस बताओ, डेल्टा TF का ये W2 बाई M2 अपॉन 1000 बाई W1 नहीं रहेगा, वहां पे W1 रहेगा ना, ये देखो W1 क्या है यहाँ पे W। चलो अब आपको डिप्रेशन क्या था यार, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या था, आपको क्या पता था, यस, KF इंटू M। चलो M की वैल्यू मैं वहां से क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, यही M की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे। जैसे आप M की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, सो व्हाट यू विल गेट हियर, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और M की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, दैट इज योर W2 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। चलो अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2 चाहिए, ठीक है। तो M2 को मैं इधर कर देता हूँ, दैट इज आवर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये इधर आ जाएगा, डेल्टा TF इंटू W1, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बच्चा लर्न कर लेना है, हर एक न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का यूज होगा, हर एक न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का क्या होगा, ये यूज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, बनाया हुआ है, ये देखो प्रॉब्लम नंबर 2.8, 1.02 gram of urea when dissolved in 98.5 gram of certain solvent decreases its freezing points by 0.21 Kelvin, 1.6 gram of the unknown compound when dissolved। देखिए अब यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, दो चीजें क्या दी हुई हैं, देखो यहाँ पे पहले तो आपको दिया है सॉल्यूट दिया है, मतलब ग्राम ऑफ यूरिया, सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करोगे, कितना दिया, 1.02 ग्राम ऑफ क्या दिया, यूरिया दिया है, डिसॉल्व इन 9.8 ग्राम ऑफ दी सर्टेन सॉल्वेंट, तो W1 हो गया 9.8 ग्राम ऑफ दी सर्टेन सॉल्वेंट, ठीक है।
एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान सुनो, यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या दिया है, सॉल्वेंट इन द फ्रीजिंग, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट दिया है डेल्टा टी एफ 0.211 केल्विन, ठीक है, और क्या दिया है 1.6, हाँ ठीक है ये इतना दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया है 1.6 ग्राम ऑफ द अननोन unknown compound when dissolve in 86 gram of the same solvent, depression from the freezing point is इतना। देखो यहाँ पे दो ना अलग अलग चीजें दी हुई हैं, एक तो ये दिया हुआ है और एक आपको फिर से वेट दिया है। देखो W2 डैश में लिखता हूँ, W2 डैश ग्राम ऑफ कितना दिया 1.09 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन W1 सॉल्वेंट, किसको W1 से लिखते हैं, W1 ग्राम ऑफ दी 86 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ डैश कितना दिया हुआ है 0.34 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड, जबकि मोलर मास ऑफ द यूरिया, मोलर मास ऑफ द यूरिया M2 तुमको दिया है 60 ग्राम, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, और यूरिया का तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन, मोलर मास मतलब M2 तुम्हें अननोन वाला पूछा, अननोन मतलब डैश वाला पूछा है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले के थ्रू ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो आपको पता है M2 आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पे ना दोनों में आपको ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूला क्या था, ठीक है, थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करूंगा उस फॉर्मूले को। देखो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है ना, ओके इस तरीके का कुछ है यहाँ पे, चलो M2 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें फॉर्मूले से क्या मिला था, यस हमें फॉर्मूले से क्या मिला था, इस तरीके का मिला था। मैं फॉर्मूले को ना हल्का सा मैनिपुलेट करूंगा ताकि मैं वहां पे वैल्यू को पुट कर सकूं। अब ध्यान से देखना मैं मैनिपुलेशंस क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना मैं मैनिपुलेशंस क्या कर रहा हूं। मैं ना 1000 KF को यहीं रखूंगा, 1000 KF को क्या कर रहा हूं यहीं रख रहा हूं इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब 1000 KF को इधर रखा हूं तो क्या हो जाएगा, ये उधर ये डिवाइड में तो कहां चले जाएगा, मल्टीप्लाइड में चले जाएगा, तो दैट इज योर M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाय, और ये जो बचा है W2 ये कहां चले जाएगा, यस डिवाइड में चले जाए, कहां गया, हाँ M2 W1 है ना, हाँ ये सब यहाँ मल्टीप्लाइड में चले जाएंगे, W2 नहीं है, डेल्टा TF इंटू W1, डेल्टा TF इंटू W1 मिटा देता इसको, डेल्टा TF इंटू क्या हो जाएगा W1, और ये W2 कहां चले जाएगा, यस डिवाइड में चलेगा। अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। चलो देखो कैसे मैं यूज करता हूं इस फॉर्मूले को, देखो कैसे, क्या था वहां पे बताओ, यस 1000 KF इज इक्वल्स टू M2 डेल्टा TF W1 अपॉन W2, एक ये फॉर्मूला था। इसके लिए अब डैश वाला एक फॉर्मूला लिखता हूं, क्या है डैश वाला फॉर्मूला, डेल्टा, अरे ये कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 क्या हो जाएगा डैश डिवाइडेड बाय W2 क्या हो जाएगा डैश, W2 आपका क्या हो जाएगा डैश, ठीक है, चलो W2 आपका क्या हो जाएगा, यस डैश। चलो आपको पता है ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, देखो ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल, बाकी तो सब डैश डैश में अलग अलग चीजें। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो मैं इसको अब प्योर फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, दैट इज M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू M2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश अपॉन W2 डैश, ठीक है। चलो अब फटाफट वैल्यू पुट करते हो जो भी यहाँ पे मुझे दिया गया, क्या क्या वैल्यू दिए गए बताओ मुझे। W2 की वैल्यू क्या है, पहले ये वाला पुट करता हूँ, दैट इज 1.02 ग्राम इंटू डेल्टा TF की वैल्यू क्या है, डेल्टा TF यस 0.211 के इंटू W1 की वैल्यू क्या है, W 9.8 डिवाइडेड बाय, और W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू क्या है, ओके M2 की वैल्यू यहाँ पे 60 है यार, एक मिनट M2 मतलब देखो यहाँ पे क्या था 60 है, मैंने गलती लिख दिया 60, और W2 की वैल्यू क्या है बताओ, यस 1.02 ग्राम, ठीक है। चल अब इसका लिख लेते हैं M2 डैश तो हमें फाइंड आउट करना है, M2 डैश हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डेल्टा TF डैश यह दिया 0.34 इंटू W1 हमें कितना दिया 86 ग्राम इंटू W1 था, W2 कितना दिया है 1.609 ग्राम, 1.609 का।
अब आपको सबको अच्छे से मल्टीप्लीकेशंस में लेके जाना है और m2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी। चलो मैं फटाफट यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ मुझे कितना मिलता है। मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट मल्टीप्लीकेशन का एक काम करता हूँ, मैं मोबाइल यूज कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। सिक्सटी इंटू अब देखो, अगर मैं सब ये मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता, दैट इज 1.222.55 नहीं, अगर मैं सब यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1222.55 इज इक्वल्स टू m2 डैश यहाँ पे मिल रहा है दैट इज 1817, ठीक है, इतना हमें ये मिल रहा है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, बस हमें यहाँ पे चाहिए m2 डैश, तो m2 डैश के लिए मैं क्या करूंगा, m2 डैश इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 222.55 डिवाइडेड बाय 18.17, ठीक है, 18.17। चलो अब इसको फटाफट हम डिवाइड करते हैं, इसको फटाफट हम डिवाइड करते देखते कितना आएगा, 1222.55 डिवाइडेड बाय 18.17, ठीक है। तो ये हमें मिल जा रहा है लगभग, कितना मिल रहा है, 67.28, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, यस m2 डैश की वैल्यू मिल गई। मुझे पता चला m2, देखो m2 का यहाँ पे वैल्यू दिया है, ये देखो ग्राम क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है m2 का हमें यूनिट्स दिया है, तो हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं दैट इज ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ये दिया है ना ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ये देखो ग्राम मोल इनवर्स m2 का है, तो वही सेम m2 डैश के भी वही रहेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा ग्राम मोल क्या हो जाएगा, यस इनवर्स हो जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, m2 का, ठीक है, ओके। चलो तो आई थिंक सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन समझ में आया रहेगा, क्योंकि देखो ये जो कैलकुलेशन था थोड़े से अलग लेवल का था। अलग लेवल मतलब एक तुम्हें तो नॉन सॉल्वेंट दिया था, दैट इज योर क्या बोलते हैं वो यूरिया दिया था, एक तुम्हें ना अननोन सॉल्वेंट दिया था, ये अननोन इस साइड दिया, तो अननोन को मैंने डैश डैश करके लिखा था, बाद में दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट किया, इक्वेशन को जो भी सेम था उसको कैंसिल आउट किया, जो भी डैश था बिल्कुल एक दूसरे से अलग किया और वहां पे वैल्यू पुट किया और आंसर मिला, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ईजी होते हैं। अगर आपको डेटा लिखने आ गया ना, ये डेटा का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, अगर आपको ये डेटा लिखने आ गया ना तो आप इजी तरीके से हर एक चीज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चा। ये जो वीडियोस थे, ये वीडियोस बिल्कुल आपके लिए डिजाइन किए गए थे ताकि आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सको। तो आपको ये कैसा लगा वीडियोस, कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट्स, प्यारा सा लवली सा कमेंट होना चाहिए इस लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम और भी बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।